गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। क्योंकि जो हम छोटी से छोटी जो एक बैक्टीरिया और जीव और बड़ा जो मानव देख रहे हैं वो एक छोटी सी इकाई से मिलकर बना है जिसका नाम है कोशिका। तो हर एक वस्तु का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही जीवों का निर्माण भी कैसे हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो मैंने इस चैप्टर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन्हीं को लिखा हुआ है। आप सारे बच्चे इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से लिखकर याद कीजिए, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला अध्याय 5 की। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। तो याद रखिए बच्चों, सन 1665 में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री थे वो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की। उन्होंने कॉर्क की एक पतली काट में कोशिका का अवलोकन किया, यानी काटा, यानी जो बॉटल होती है, बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है, कैप जिसे कहते हैं, उस ढक्कन के छोटे से पार्ट को काटा और उन्होंने अवलोकन किया और स्वयं निर्मित, यानी जो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप किसने बनाया तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने। तो उनने जो स्वयं बनाया हुआ था माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप में देखा उस सेल्स को। तो याद रखना है आपको, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग के द्वारा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो देखिए आप ध्यान रखिए, बिल्कुल इजी वे में बोल रहा है संरचनात्मक, जो संरचना बनाने का कार्य करे, क्रियात्मक जो क्रिया करने का कार्य करे। तो जो हमारी कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जीवन जो सजीव जो हैं उनमें की जो कोशिका हैं वो पूरा निर्माण करती हैं शरीर का। तो सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं तथा उनके शरीर में होने वाली क्रियाओं का संचालन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से बना होता है और शरीर में जो होने वाली क्रियाओं का जो संचालन है वो कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो दोनों पॉइंट ही हैं, दोनों को डिफाइन किया है। तो ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है। आइए जानेंगे थर्ड प्रश्न हमारा क्या है। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा गया। तो आप याद रखिए, वर्णात्मक जो वर्णों को छांटने का काम करे ऐसी झिल्ली। तो वर्ण यानी यहाँ पे अक्षर या शब्द नहीं है, एक ऐसे कण हैं जो बहुत ज़्यादा जो झिल्ली को पार करने में सक्षम नहीं होते हैं और वो हानिकारक होते हैं। तो उन्हें प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है उन्हें छानने का काम। तो प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। इसका अर्थ है कि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। तो आपको ये याद रखना है, जो पदार्थ हमारे लिए लाभदायक है उन्हीं को ही हमारे शरीर के अंदर जाने देती है, वो है हमारी प्लाज्मा झिल्ली। तो ये था आपका आंसर। इसके बाद बोलता है प्रश्न चौथा, क्या आप 2 ऐसे अंगकों के नाम यानी ऐसे अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी स्वयं का। तो याद रखिए प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें जो अंगक होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जाता है और आपकी बेसिक क्लास 9th की है तो आपके चैप्टर में ये जो सेल्स वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। तो आइए चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सारे बच्चे इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये 10वीं में, 9वीं में और 11वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से लिखकर इसे तैयार करेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो जो लाइसोसोम है हमारा कोशिकांग, वो आत्मघाती थैली कहलाता है। तो क्या होता है, जब कोशिकीय चयापचय में व्यवधान होता है या वह प्रक्रिया सही नहीं होती है तो व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं। तो जब लाइसोसोम फट जाती हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को क्या करने लगते हैं, पचाने लगते हैं, इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहा गया है। तो ये याद रखिए, आत्मघाती थैली क्यों, क्योंकि उनने जो पाचक एंजाइम है उसी का ही पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए ये आत्मघाती थैली कहलाते हैं। आप देख रहे हैं लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, एंजाइम है, वो क्या कर रहे हैं, उसकी सेल्स को ही, लाइसोसोम को ही पचाने लगते हैं। तो ये था हमारा आंसर। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये एक शब्द में उत्तर दीजिए। मैं मोस्टली बार पूछा गया है तो याद रखना है आपको। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम को याद रखना प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में हो रहा है। इसके बाद प्रश्न बोल रहा है, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है? बिजली घर का मतलब बिजली बनाने का काम नहीं, ऊर्जा को स्टोर करने का काम करने वाला घर। तो याद रखने, बिजली ग्रह बोले या घर बोले या पावर हाउस बोले तो याद रखना आपका आंसर यही होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय करके रखता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो याद रखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा का संग्रह करने का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे बिजली घर कहा गया है। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देख रहे हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को संचय करके रखता है और हमें समय समय पे ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये था हमारा 7 नंबर का प्रश्न। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न कह रहा है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा एक अनियमित एक कोशिकीय जीव है जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जाने जाते हैं। इनका भोजन कैसे उनने ग्रहण किया, ये देखिए। अमीबा भोजन कणों को कोशिका सतह पर बने अस्थायी प्रवर्ध से घेर लेता है। तो अभी मैं चित्र के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, थ्योरी आप समझिए कि उसने घेर लिया और फिर कूटपाद एक दूसरे से मिल जाने से भोजन के जो कण हैं वो तरल राजधानी के अंदर चले जाते हैं और कोशारस में पहुंच जाता है। और जैसे ही ये भोजन का जो कण राजधानी में पहुंचा तो इसका पाचन होने लगता है। उपापचय भाग चलन क्रिया के बीच क्रमशः शरीर के पिछले भाग में ये जैसे पहुंचा और भोजन का जो पूरा जो कण है वो अवशोषित होने के बाद जो बचा हुआ शेष भाग है वो त्याग दिया जाता है। तो अमीबा पहले अपनी आकृति में परिवर्तन करता है, भोजन के कण को अंदर की ओर ग्रहण करता है और फिर उसका पाचन करता है। यह क्रिया ही अमीबा की पाचन क्रिया है। तो अभी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। पहले हम समझते हैं परासरण क्या है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से, यानी जल जब एक झिल्ली के द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, यानी उच्च जल की सांद्रता से वो किस में जा रहे हैं,
निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं परासरण। तो ये थी आपकी परासरण की क्रिया। अब हम देखेंगे अमीबा में चित्र के माध्यम से किस तरह से पाचन की क्रिया हुई। आप देखिए चित्र में केंद्रक, उसके चारों तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है और अमीबा ने आकृति में परिवर्तन किया। तो जो खाद्य कण बाहर था वो रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है, वो कण खाद्य कण को वो ग्रहण कर रहा है। उसने अपने आकृति में कूटपाद का निर्माण किया और कूटपाद के द्वारा उसे ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के बाद जब इसने अपनी सेल्स के अंदर ग्रहण करता है तो यह आकृति में परिवर्तित होने के बाद इसका धीरे धीरे पाचन करने लगता है और पाचन होने के बाद इसे त्याग दिया जाता है। तो ये था आपका चित्र अमीबा के पाचन क्रिया का। तो आपको इसे बनाकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका प्लांट में पाई जाने वाली कोशिका है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका है। तो पहला पॉइंट बोलता है सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, यानी प्लांट में जो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और याद रखना है आपको, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, शेल वॉल नहीं होती है। अगला पॉइंट बोलता है पादप में राजधानी यानी रिक्तिका बड़ी होती हैं और जंतुओं में जो रिक्तिका है बहुत छोटी और अधिक होती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है इसका आकार लगभग आयताकार होता है। अभी हम चित्र के माध्यम से जानेंगे इसका आकार कैसा है। तो आपको याद रखना है पादप कोशिका है उसका आकार जो होता है वो आयताकार होता है और जंतुओं का जो आकार है वो वृत्ताकार होता है। तो ये थे हमारे 3 अंतर। आइए जानेंगे अगले पॉइंट क्या हैं। देखिए फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम मीन्स तारकाएं और सेंट्रियोल्स अनुपस्थित रहते हैं। और जब हम जंतु कोशिका में देखेंगे जो दो तारकाएं हैं, सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल्स हैं, वो उपस्थित होंगे। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो हम देखते ही हैं, बहुत इजी है कि इनमें हरित लवक पाया जाता है पादप में, इसीलिए वो हरे दिखाई दे रहे हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। छठवां पॉइंट बोलता है पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो कैसे होती है, अधिक होती है, क्योंकि हमें अधिक ऊर्जा को स्टोर करने की जो क्षमता प्रदान करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट पादप कोशा जंतु कोशा के। आइए चित्र के माध्यम से हम जानते हैं जंतु कोशा पादप कोशा कैसे होती है। देखिए चित्र क्या है। याद रखिए पादप कोशिका में आप जो पूरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं और जंतु कोशिका में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पादप कोशा जो है वो आयताकार है और जो जंतु कोशिका है वो गोलाकार है। तो इनमें कौन कौन से अंग हैं, इनका वर्णन आपको बहुत अच्छे से करना है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी और केंद्रक, क्रोमोसोम्स और जो भी उसकी अंगक हैं वो उसे आपको सिंगल चित्र बनाकर बहुत अच्छे से करना है। तो ये था हमारा अंतर। आइए जानेंगे अगला बहुत महत्वपूर्ण अंतर, इसी से रिलेटेड है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहला पॉइंट बोलता है इनकी कोशिकाओं की भित्ति जो होती है वो पतली होती है। तो प्रोकैरियोटिक बहुत छोटे जीव होते हैं, इसीलिए उनकी कोशिका जो भित्ति है वो पतली होती है। पर हम यूकैरियोटिक में देखते हैं तो उनकी कोशिका भित्ति कैसे होती हैं, वो पतली तो होती हैं पर
यूकैरियोटिक में ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो याद रखना है, जो उनकी भित्ति होगी वो अच्छी और थिक भी होगी। अगला पॉइंट बोलता है इनमें केंद्रिका अनुपस्थित होती हैं, और हम यूकैरियोटिक में देखेंगे तो केंद्रिका उपस्थित होती हैं। इसके बाद बोलता है थर्ड पॉइंट, इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में देखेंगे तो हम देखेंगे 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। आइए जानेंगे अगले पॉइंट और चित्र को। देखिए हमारा 4th और 5th पॉइंट क्या है। 4th और 5th पॉइंट में कह रहा है इनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। जब हम यूकैरियोटिक में देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बोलता है रिक्तिका अनुपस्थित होती हैं। तो हम जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं उनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक में रिक्तिका उपस्थित रहती हैं। तो और भी पॉइंट हैं, पर आपके एग्ज़ाम में 5 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको बतलाए। तो आइए जानेंगे हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का चित्र। देखिए क्या है, आप देख रहे हैं 2 सेल्स आपको दिख रही होंगी। तो एक है यूकैरियोटिक, एक है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो रेड कलर से आपका दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये छोटे जीव जो हैं जिनके अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो डेवलप दिख रही है नीचे की ओर, जो अंडाकार आकृति दिख रही है, वो कहलाती यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये इस तरह से आपको चित्र के माध्यम से याद रखना है। जो पूर्ण रूप से विकसित होंगे अंग और रचना वो कहलाएगी यूकैरियोटिक रचना या कोशिका, और जो छोटे जीव होंगे जिनमें डेवलपमेंट नहीं होगा अंगकों का वो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर की श्रृंखला। तो इस प्रकार हमने पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से जाना कि कोशिका के अंगकों में क्या क्वालिटी होती है, उनकी विशेषताओं को, और वो किन गुणों को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आज की वीडियोस में यहीं तक, अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगले वीडियोस में इंतज़ार कीजिए कि मैं क्या एंजल नंबर देने वाली हूँ, और बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और होम एग्ज़ाम वाले बच्चों को भी लिए। तो सारे बच्चे इस एंजल नंबर को लिख कर रखेंगे, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करते रहिए। तो अगले वीडियोस में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।